अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आई एम आल्सो फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चन किया है कि इस पर वीडियो बना दें। एक गुर्दों की सोजश की बीमारी है या ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जिसे FSGS कहते हैं, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। उसका एब्रीविएशन है FSGS। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है। पाकिस्तान में, अमेरिका से मैंने ज़्यादा केसेस देखे हैं। वर्ल्ड वाइड जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें ही आती है। ज़्यादा ओल्ड लोगों में जो है वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, एशियंस में IgA नेफ्रोपैथी है। IgA नेफ्रोपैथी पे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, प्रोटीन यूरिया पे अलहदा से बनाई है, वो भी सारे रेलेवेंट हैं। ओवरऑल तो इसका इंसिडेंस है 7 केसेस होते हैं इन 1 मिलियन, यानी 10 लाख में से 7 लोगों को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जिन लोगों को हुई है उन्हें पता है कि इट्स नॉट एन ईजी डिज़ीज़ टू ट्रीट। इसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है, इलाज मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं या अलामत क्या हैं या साइंस क्या हैं, और फिर तशख़ीस कैसे करते हैं और फिर उसका इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि होने की वजह क्या। काफ़ी लोग बड़े पजल्ड होते हैं कि जी हमें ये हुई है तो किस वजह से हुई है। उसमें जो सबसे इसकी कॉमन वजह है वो उसे इडियोपैथी कहते हैं कि खुद ही हो जाती है जिस्म में, इसकी कोई वजह नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ से जिस्म का कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिस्म के कुछ अपने सेल्स ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ या ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं जो आपके गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है गुर्दों के अंदर, हर गुर्दे के अंदर 10 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं या छोटे छोटे फिल्टर्स हैं। उनके अंदर ग्लोमेरुलस है, तो इसका मतलब है हर इंसान में तकरीबन 20 लाख वो ग्लोमेरुलाई हैं। अब इस बीमारी में उसमें से कुछ ग्लोमेरुलाई या कुछ गुर्दों के जो फ़िल्टर हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और जिस गुर्दे के फ़िल्टर में इफ़ेक्ट होता है उसका भी कुछ हिस्सा इफ़ेक्ट होता है, यानी कुछ फोकस या फॉसाए कुछ हिस्से इफ़ेक्ट होते हैं। और हर ग्लोमेरुलस का जो इफ़ेक्ट हुआ है वो भी पूरा नहीं इफ़ेक्ट होता, पूरा भी हो सकता है लेकिन उसका भी कुछ हिस्सा होता है, जिसकी वजह से इसे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसका उर्दू में तर्जुमा हो नहीं सकता। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या ग्लोमेरुलर डिजीज़ है। अब इसकी वजूहत, एक तो मैंने बताया कि खुद ही हो जाएगी, इडियोपैथिक होगी, कोई वजह नहीं होगी, अंदर से ही बंदे का इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करेगा। दूसरी कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी होती हैं कि किसी वजह से हुई है। जैसे एक बीमारी है HIV या एड्स, जिन लोगों को हो जाता है उनमें हो सकती है। कुछ दवाइयाँ हैं वो कर देती हैं। अगर गुर्दे का जो है मैस कम हो जाए, यानी किसी का एक गुर्दा हो या गुर्दा किसी वजह से नेफ्रेक्टमी करनी पड़े या हाइपरटेंशन हो, उसके रिज़ल्ट में भी हो जाता है। कुछ लोगों में बचपन में कुछ फेमिलियल कॉजेज़ होती हैं, उनके जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी नीचे से रिफ्लक्स होता है कि मसाने से पेशाब जो है गुर्दों की तरफ आता है, रिफ्लक्स की वजह से, इसे VUR कहते हैं, उसमें भी हो सकता है। एक बीमारी है सिकल सेल डिज़ीज़, उसमें एनीमिया होता है, साथ ये भी होता है। जो बहुत सारे मोटे लोग हैं, ओबेसिटी है, उनमें भी हो जाता है। कुछ बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अपने मसल बिल्ड करने के लिए, उसमें भी हो जाता है। इसी तरह से कुछ जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, हीरोइन वगैरह, उसकी वजह से भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लुपस SLE में भी हो जाता है। तो सेकेंडरी तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन ये 20-30% सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। 80% इडियोपैथिक है कि उसकी वजह ही नहीं मालूम होती। अब इसका पता कैसे चलेगा कि आपको FSGS है। उसमें सबसे पहले तो अलामत आ जाती हैं। अलामत में एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि पेशाब में प्रोटीन या खून, तो ये प्रोटीन यूरिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। प्रोटीन यूरिया का कैसे पता चलेगा कि पेशाब में झाग आएगी, फोमी या बबली यूरिन आता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव झागबंदी, इसका मतलब प्रोटीन है। उसको फिर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन पेशाब में निकलती तो जिस्म में कम रह जाती है। प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो खून के अंदर रखती है पानी को, तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। आपके आँखों के इर्द गिर्द सोज पड़ सकती है, स्पेशली जब आप सुबह उठें, और लेग्स पे एडिमा हो सकता है या सोज या वर्म पड़ सकता है। बॉडी पूरी में स्वेलिंग हो सकती है। कभी कभी माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया यानी थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं। अब
जिस्म के अंदर आपके प्रोटीन कम रह जाएगी, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, और कुछ एडवांस केसेस में आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर जा सकता है, गुर्दों का फंक्शन भी कम हो सकता है, आपको थकावट और वीकनेस फील हो सकती है, फटीग और वीकनेस प्रोटीन लॉस की वजह से, जिस्म में प्रोटीन कम रहने की वजह से, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने की वजह से। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि इसको आप कैसे डायग्नोज कैसे करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे। पहले तो हमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, देखते हैं कि वाकई एडीमा है, स्वेलिंग है, पिटिंग एडीमा है। उसके बाद फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं। पेशाब के टेस्टों में हमें ये पता चल जाता है कि जब आप पेशाब का टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा आई होगी। कभी 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करते हैं, कभी ख़ास तरीके से प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो हम चेक करके असेस करते हैं। पेशाब में कुछ रेड ब्लड सेल भी हो सकते हैं। पेशाब में कभी कभी लिपिड्स आता है, फ़ैट आती है, उसका भी पता चल जाता है यूरिन एनालिसिस के ऊपर। और चूँकि पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा थी तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में भी प्रोटीन कम हो सकती है या एल्ब्यूमिन कम हो सकती है, और साथ साथ कभी कभी कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है। उसकी वजह ये कि जब ये प्रोटीन जिस्म में कम रहती है तो जिगर और प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो साथ कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन फाइनल इसका डायग्नोसिस हम कंफर्म करते हैं बायोप्सी पे, किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी में आप पेशेंट को पेट के बल लटा लेते हैं और एक छोटी सी नीडल से एक छोटा सा पीस लेते हैं गुर्दे से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और उसको लेबॉर्ट्री में भेज दें, वो उसको असेस करते हैं। उसमें फिर इस बीमारी की चेंजेस आती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इसको FSGS है। अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है किडनी का साइज़ देखने के लिए, उसकी एक्कोजेनिसिटी देखने के लिए कि बायोप्सी करेंगे, इलाज करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अगर कोई ऑब्वियस सेकेंडरी कॉज ना हो तो हमारा ख्याल होता है कि ये प्राइमरी है, ये इडियोपैथिक है। फिर उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के 2 हिस्से हैं। एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो हम हर एक में करते हैं। जैसे अगर सोज पड़ी है तो हम डायूरेटिक देते हैं कि ज़्यादा पानी जिस्म से निकले, पेशाब ज़्यादा आए, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो उसको कम करने की भी हम दवाई देते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कम करने की, पेशाब में प्रोटीन को लीकेज को कम करने के लिए भी कुछ ख़ास तरह की हम दवाइयाँ देते हैं। मरीज़ को ये भी कहते हैं कि आप नमक कम इस्तेमाल करें, सॉल्ट का इंटेक कम करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। दूसरा ट्रीटमेंट का हिस्सा ये कि अगर हमें कोई वजह मिल जाती है कि इसकी अंडरलाइंग इस वजह से है, जैसे किसी को HIV की वजह से है तो उसको ट्रीट करते हैं, या किसी में सिकल सेल की वजह से है, या किसी में लुपस की वजह से है, तो जो बीमारी जिसकी वजह से हुआ है उसके इलाज से इसमें फ़र्क पड़ेगा। तीसरी वो ट्रीटमेंट का हिस्सा आ जाता है कि जिसमें आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट की है और सेकेंडरी कॉज नहीं है। अब ये मोस्ट लाइकली प्राइमरी या इडियोपैथिक है जिसकी वजह मालूम नहीं है। आप समझिए कि अननोन कॉज है, वजह पता नहीं है, और आपने जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी वो फ़ायदा नहीं दे रही, या प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया है, यानी 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आ रही है, और उसके रिज़ल्ट में आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है कि आप में स्वेलिंग भी है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका ज़्यादा है, खून में प्रोटीन भी कम है, एडीमा भी है। तो इस केसेस में फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन, ऐसी मेडिसिन जो जिस्म के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी जिसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा होने से कुछ ऐसी एंटीबॉडी या फैक्टर बन जाते हैं जो किडनी को डैमेज कर दें, तो आप उसको सप्रेस करेंगे। उसमें स्टीरॉइड्स आ जाते हैं। स्टीरॉइड्स का रोल है 6 महीने से साल तक लेने पड़ सकते हैं। अगर उससे ना फ़र्क पड़े तो कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर जैसे साइक्लोस्पोरिन या टेक्रोलमस का रोल है, और भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, कुछ नई भी आ रही हैं। कभी कभी ये सारा करने के बावजूद बीमारी बढ़ती जाती है और आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो रेजिस्टेंट केसेस में करते हैं, कभी स्टीरॉयड और साइक्लोस्पोरिन को मिला के देना पड़ता है। कभी कभी आप पुल बैक करते हैं कि ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो अगर उसका कोई फ़ायदा ना हो, गुर्दे की बीमारी एडवांस हो, या आपका ख्याल हो कि फ़ायदा नहीं दे रही, तो आप वो स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें। उसकी वजह ये कि हर पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए नहीं होती, कुछ की डिफरेंट तरह से करनी होती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो 3 साल से ये मेडिसिन ले रहा था इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मैंने उसकी स्टॉप कर दी क्योंकि मेरा ख्याल था कि उसके ज़्यादा वेट की वजह से है। इसमें तो आप वेट कम करेंगे तो बीमारी ठीक होगी। तो FSGS के ऊपर ये सारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर। और जो ग्लोमेरुलर और डिजीज़ हैं उन पे भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।
है।